Hello. Is it proper now? I think it's proper now. चलिए now voice is proper, no issues right now. चलिए no voice मैम जी चलिए 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 it's proper now. एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है हाउ HCl मेंटेन द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस. HCl कैसे मेंटेन करता है उसको एसिडिक बनाए रखने में. उसको एसिडिक बनाए रखने में. ठीक है. चलिए. सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को. नमस्कार सभी को. राम राम. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रिंकर्स गुरुकुल पर. शुरुआत करते हैं सेशन की जहां पर टॉपिक चल रहा है हमारा न्यूट्रिशन यानी कि पोषण. और पोषण में कुछ बेसिक पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. क्या क्या चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं. तो जो लास्ट क्लास हमारी रही थी, लास्ट क्लास में कुछ बेसिक चीजों को हमने पढ़ा था जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं. कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरा फूड सब्सटेंस हमने पढ़ा था प्रोटीन. तो लास्ट क्लास में हमने प्रोटीन के बारे में देखा था कि प्रोटीन से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. उन सभी क्वेश्चंस को हमने कवर किया था. प्रोटीन के बाद आज जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फैट्स को यानी कि वसा. और वसा के बाद फिर हम चलेंगे विटामिन्स की तरफ. फैट्स और फैट्स के बाद हम लोग डिस्कस किसको करेंगे. हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन्स को. इसके बाद फिर हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन. ओके. चलिए. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसको डिस्कस किया था. प्रोटीन को डिस्कस किया था कि कुछ एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई हमारे शरीर के कौन से हिस्से में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है या फिर किस हिस्से से हमारे शरीर का कौन सा भाग बना होता है. चलिए इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं. Then आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अक्षरा बेटा, अक्षरा सेल बायोलॉजी में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का टॉपिक कराया है. ऐसा नहीं हो सकता. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का टॉपिक रह गया हो. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का टॉपिक रहा नहीं है. बिल्कुल कराया है. ठीक है. आप फिर से देख लीजिएगा अक्षरा. हो ही नहीं सकता कि मैंने सेल बायोलॉजी पढ़ाया और उसमें मैंने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ना करा हो. इट नॉट पॉसिबल. ठीक है. देखो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि हमारे शरीर के अंतर्गत प्रोटीन की कमी होती है. ठीक है. प्रोटीन की कमी से इफ देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, इफ देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, यदि हमारे शरीर के अंतर्गत प्रोटीन की कमी होती है तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग वो कौन सा रोग है जो हमारे शरीर के अंतर्गत प्रोटीन की कमी से होता है. क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है. राधे राधे. सभी को नमस्कार. सभी को राम राम. तो दो डिजीजेस आपको याद रखनी है. कौन कौन सी. सबसे पहली अगर हम बात करते हैं, चलिए बताइए प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग हमारे शरीर के अंतर्गत हो सकता है. तो सबसे पहले एक तो आपको याद रखनी है क्वाशी ऑर्कर. क्वाशी ऑर्कर की अगर हम बात करते हैं, क्वाशी ऑर्कर के अलावा दूसरी आपको याद रखनी है मेरेस्मस. मेरेस्मस और क्वाशी ऑर्कर ये दो रोग हैं जो आपको याद रखने हैं प्रोटीन की कमी से. यदि किसी इंसान के शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, स्पेशली जो बच्चे होते हैं, बच्चे शिकार होते हैं क्वाशी ऑर्कर का. बच्चों की हालत क्या हो जाती है, उनका जो पेट है ना ऐसे ढोलक की तरह पेट हो जाता है. अगर बच्चे के पेट की बात करें तो ऐसे ढोलक की तरह उनका पेट निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता. तो बच्चा जो है, बच्चे का पेट बिल्कुल ढोलक की तरह हो जाता है. ऐसे ढोलक की तरह पेट निकल जाता है. बच्चा बहुत ज्यादा बल्जी हो जाता है, मोटा होना शुरू हो जाता है क्वाशियोर्कर में. और मेरिस्मस कब होती है. मेरिस्मस जो है ये एडल्ट एज में, या फिर अगर हम बात करते हैं ये तो या तो ये एडल्ट्स के अंतर्गत देखने को मिलेगी, हो ये बच्चों के अंदर भी सकती है. बट अक्सर ये होती कब है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, उम्र के साथ साथ ये होती चली जाएगी. तो ये अक्सर बुढ़ापे में देखने को मिलती है. ये ओल्ड एज पीपल के अंतर्गत देखने को मिलती है. स्किन लटक जाती है, झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती है, ऐसी कंडीशन होती है मेरिस्मस में अगर हम बात करते हैं. चलो देखो यहां से मैं आपको दिखा भी देती हूँ क्वाशी ऑर्कर में और मेरिस्मस में कंडीशन रहती क्या है. ठीक है. इसमें कंडीशन क्या रहती है एक बारी देख भी लेते हैं. ठीक है. क्वाशी ऑर्कर की अगर मैं बात करूं तो देखो क्वाशी ऑर्कर में बच्चे जो हैं, मतलब
बच्चे बहुत ज्यादा पेट ऐसे, ये देख रहे हो, ये क्वाशियोर्कर के शिकार है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन है एक, जिसमें प्रोटीन की कमी है बच्चे के अंदर, पेट जो है इनका बिल्कुल ढोलक की तरह का हो जाता है, ऐसे बच्चे ये दिखने शुरू हो जाते हैं। क्वाशियोर्कर की अगर हम बात करते हैं, ये बच्चे जो है बहुत सारे इन्फेक्शन से शिकार हो जाते हैं। ये मेंटल प्रॉब्लम से भी इनकी बॉडी में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, साथ साथ बहुत सारी सेल्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी प्रोटीन की कमी से। और मेरिस्मस किस में होता है? मेरिस्मस होता है एडल्ट एज के अंतर्गत। और मेरिस्मस में क्या होता है, बॉडी बिल्कुल स्किन हो जाती है, बिल्कुल लीन हो जाती है, बिल्कुल पतले से हो जाएंगे, झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती है, झाइयां पड़नी शुरू हो जाती है मेरिस्मस के अंदर। अगर हम मेरिस्मस की बात करते हैं, तो मेरिस्मस में क्या होता है, देखो मेरिस्मस मैंने क्या कहा है, बच्चों को भी हो सकती है। अक्सर ये होती है उम्र के साथ, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, तो बॉडी बिल्कुल लीन हो जाती है। चाहे आप सामने खड़े करके स्केलेटन को पढ़ लो। और अक्सर ये जो बीमारी है, ये कब देखी जाती है? देखो ये रही दोनों डिजीज़, क्वाशियोर्कर और मेरिस्मस। दोनों एक दूसरे के अपोज़िट है। क्वाशियोर्कर जो है, ये इसमें वेट गेन हो जाता है, पेट बिल्कुल ढोलक की तरह हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चे की बॉडी बिल्कुल लीन हो जाती है क्वाशी मेरिस्मस के अंदर। और मेरिस्मस अक्सर वयस्क या फिर बुढ़ापे में आती है, झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती है, स्किन लटकनी शुरू हो जाती है। ये सब कंडीशन होती है मेरिस्मस में, क्योंकि बुढ़ापे में हमारे शरीर के अंतर्गत धीरे धीरे क्या होता है, प्रोटीन की कमी होनी शुरू हो जाती है। इज इट ओके? चलिए, बट बढ़े आगे। तो ये बात हो गई, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा है प्रोटीन। बेटा क्लास अभी आपके शुरू हुई है, क्लास जस्ट अभी शुरू हुई है, डोंट वरी। अभी हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है, प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक क्वाशियोर्कर और दूसरा मेरिस्मस। इसके अलावा भी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। प्रोटीन होता है आपका कंप्लीटली फिनिश्ड। नाउ प्रोटीन इज कंप्लीटली फिनिश्ड। अब जो हमें पढ़ना है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज द फैट्स। अब हम पढ़ेंगे फैट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वसा के बारे में, कि वसा होता क्या है, किस चीज से मिलकर के बना हुआ होता है। तो सबसे पहले अगर मैं फैट की बात करूं, वसा की बात करूं, तो ध्यान से सुनिएगा। जो फैट्स होते हैं, ये फैट की कंपोजिशन आपसे पूछ ली जाए कि जो वसा होता है, वसा किस चीज से मिलकर के बना होता है, इसकी संरचना क्या है। तो जो फैट्स है या फिर वसा है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? फैट्स को ही हम लिपिड्स भी कहते हैं। इसी को लिपिड के नाम से भी जाना जाता है। इसी को ही लिपिड भी कहा जाता है। इसी को हम लिपिड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी को हम लिपिड कहते हैं। इसी को हम लिपिड्स का नाम देते हैं। तो आपसे पूछ ली जाए फैट्स की कंपोजिशन, तो एक्चुअल में किस चीज से मिलकर के बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस फॉस्फोरस, चून प्लस पी से मिलकर के बना होता है। अगर हम फैट की बात करें, तो फैट के अंदर देखो, प्रोटीन किससे बना था? चून से मिलकर के बना था। ये किससे? चून प्लस पी से मिलकर के ये बना हुआ होता है। इज इट ओके? विकास कुमार कह रहे, मैम आप और अदर टीचर एक ही स्टूडियो में पढ़ाते हैं क्या? क्यों भाई, क्या विकास कोई दिक्कत, ये बताइए। विकास क्या लगता है आपको, कोई दिक्कत कोई परेशानी है स्टूडियो से? बट इज इट ओके? अनिल जाट, न्यूट्रिशन वन की क्लास में दोबारा एक बार देख करके, ठीक है, एक बार में दोबारा से आपके क्लास वन में क्या क्या कंटेंट है उसको देख करके मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करवा दूंगी। क्लास वन में दिक्कत आ रही है, तो उसको ना मैं रिकॉर्ड करके आपके अपलोड करवा दूंगी, दोबारा से अपलोड करवा दूंगी, डोंट वरी। उसको हम लोग प्राइवेट कर देंगे, दूसरी वीडियो उसकी जगह अपलोड करवा देंगे, ठीक है, डोंट वरी। क्लास वन जो है, देखो फैट की कंपोजिशन, फैट की संरचना आप जान चुके हैं, CHON प्लस पी से मिलकर के फैट्स जो होते हैं, वसा जो होते हैं, बने हुए होते हैं। वसा है क्या? अगर ये कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, तो ये किस तरीके के सब्सटेंसेस हैं? सो दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स। ये भी क्या है? ये भी एक तरीके के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये भी किस तरीके के कंपाउंड हैं? तो ये भी आपके हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो केमिस्ट्री में आपने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर के अंतर्गत पढ़ी होंगी, उन्हीं सभी चीजों को एक बारी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, जो फैट होता है वसा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैट, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दैट विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैट,
वसा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैट या फिर वसा की सबसे छोटी इकाई? वसा की सबसे छोटी इकाई यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ये किस चीज से मिलकर के बना होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो वसा होते हैं, जो फैट्स के मॉलिक्यूल होते हैं, ये सब किस चीज से मिलकर के बने होते हैं? तो ये सभी के सभी फैटी एसिड से मिलकर के बने हुए होते हैं। ये सभी किस चीज से मिलकर के बने होते हैं? वसीय अम्ल, फैटी एसिड, या फिर अगर हम बात करें तो ये मिलकर के बने होते हैं वसीय अम्ल से। फैटी एसिड या फिर किससे मिलकर के बने होते हैं? ये बने होते हैं वसीय अम्ल से। ठीक है। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर अजय जी, थैंक यू सो मच। इज इट ओके? एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम आप लैपटॉप पे कमेंट क्यों देखते हो, एलईडी पे क्यों नहीं देखते? मैं एलईडी पे कमेंट इसलिए नहीं देखती हूँ क्योंकि फिर फोकस आपके कमेंट्स पे रहता है। मेरा फोकस है पढ़ाने पे। मैं कमेंट ज्यादा देखना नहीं चाहती, इसलिए मैंने लैपटॉप से कमेंट में देख रही हूँ। मैं एलईडी पे कमेंट देखती ही नहीं हूँ। ठीक है, दिस इज द रीजन। समझे? चलिए, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे बताऊं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैट, यानी कि अगर बात की जाती है वसा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वसा की जो सबसे छोटी इकाई है दैट इज फैटी एसिड, जिसको हम वसीय अम्ल के नाम से जानते हैं। ये जो फैट्स होते हैं कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? अगर मैं फैट की बात करूं, एनर्जी की बात करूं, तो करीबन आपको पता है जो एक फैट का मॉलिक्यूल होता है 9 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये 9 किलो कैलोरीज के आसपास हमें एनर्जी देता है। आप एक फैट का मॉलिक्यूल खाते हैं तो वो आपको 9 किलो कैलोरीज के आसपास, जो कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट की 3 गुना ज्यादा होती है। तो एक जो फैट का मॉलिक्यूल होता है ये इतनी एनर्जी देता है, मतलब अगर हम कहें एक फैट का मॉलिक्यूल यदि इसको कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर किया जाए तो जितना एक कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है उसके 3 गुना ज्यादा एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? यहाँ पर फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और फैट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है फैटी एसिड, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, वसीय अम्ल। आपके जो रिकॉर्डेड क्लास है एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, एप्लीकेशन पर ही आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी ना? अगर हम बात करें फैट्स की, तो फैट्स होते कितने प्रकार के हैं? फैट होते कितने प्रकार के हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ फैट्स आर देयर? तो ये तो हो गए बिल्कुल बेसिक बात। अब आपसे पूछा जाए दैट हाउ मेनी टाइप ऑफ फैट्स आर देयर, कितने प्रकार के फैट्स होते हैं या फिर कितने प्रकार का वसा होता है? ठीक है, वसा के प्रकार। तो कुल मिलाकर के तब हम वसा के प्रकार की बात करते हैं तो इस बात को समझने के लिए आपको केमिस्ट्री का एक कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन्स वाला। आपको केमिस्ट्री का एक जो टॉपिक है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन्स। सो अगर बात की जाए टाइप ऑफ फैट्स की, वसा के प्रकार की बात की जाए, तो भाई कितने प्रकार का वसा होता है? तो बेसिकली देयर आर द टू टाइप ऑफ फैट्स। कैसे? जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा, एक होते हैं आपके सैचुरेटेड फैट एंड अनदर वन दैट इज द अनसैचुरेटेड। एक होते हैं जिसको कहा जाता है सैचुरेटेड फैट्स, यानी कि जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं संतृप्त वसा के नाम से, जिसको हम संतृप्त वसा का नाम देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं सैचुरेटेड फैट्स का। दूसरा, सेकंड वन, दैट विल बी द अनसैचुरेटेड फैट। दूसरे प्रकार का जो फैट होता है वो कौन से प्रकार के फैट होते हैं? अगर मैं सेकंड टाइप ऑफ फैट की बात करती हूँ दैट विल बी द अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट यानी कि जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं असंतृप्त वसा के नाम से। एक हो गए संतृप्त, और संतृप्त के साथ साथ दूसरा अगर हम बात करें सेकंड टाइप दैट इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैट्स की अगर मैं बात करूं, यानी कि अगर मैं बात करती हूँ असंतृप्त वसा। अब संतृप्त किसे कहते हैं हम और असंतृप्त किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संतृप्त वसा या फिर असंतृप्त वसा को जानने के लिए आपको जानना होगा यहाँ पर पहले हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। केमिस्ट्री में आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है कि ऐसे सब्सटेंस जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। ऐसे पदार्थ स्पेशली जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।
इनको हम किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। और कितने प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं? तो बेसिकली दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? वन, दैट इज नॉन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक होते हैं जिनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जानते हैं, जिनको हम किस नाम से जानेंगे? संतृप्त वसा। संतृप्त वसा, सॉरी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनको हम कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नाम से हम जानते हैं। वही दूसरे प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट विल बी अनसैचुरेटेड। सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विल बी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? जिनको हम जानते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा किस नाम से? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से हम जानते हैं। सवाल ये बनता है कि मैम पिछले 10 मिनट से सिर्फ दो ही शब्द सुन रहे हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। इसका मतलब क्या है? ठीक है, दी आप किसकी तैयारी कर रहे हो और आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की थी? आप किसकी तैयारी कर रहे हो? अपनी। एक्साइज इंस्पेक्टर अजय। अच्छा, चले कभी बाद में बात करेंगे। शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं। आमा लेक्चरर। सो आप में से अगर नहीं पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो मैं बता देती हूँ, आई एम ऑलरेडी अ लेक्चरर। तो मैं भी किसी भी चीज की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल टीचर। मैं एक प्रोफेसर हूँ जो ऑनलाइन ऑफलाइन इवन। ठीक है, चलो कभी फिर बाद में बात करेंगे। आ जाइए, पहले पॉइंट पर आते हैं। देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम किसे कहते हैं? ये किस चीज से मिलकर के बने? मेनली कार्बन से। जहां पर कार्बन, देखो कार्बन जो है टेट्रावेलेंट कंपाउंड होता है। आपने कार्बन के बारे में पढ़ा होगा कि अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन का सिंबल क्या होता है? कार्बन का जो सिंबल है दैट इज सी। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर पूछा जाए कि ये बताओ भाई इसके अंदर कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, तो कार्बन कैसा कंपाउंड है? कार्बन एक टेट्रा वैलेंट कंपाउंड होता है। टेट्रा वैलेंट कंपाउंड होता है। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या है? कि जो कि चतुर संयोजी है। और चतुर संयोजी से मतलब क्या है? चतुर संयोजी से मतलब है कि भाई ये कितने संयोजन बना सकता है? तो 4 संयोजन बना सकता है, यानी कि 4 बॉन्ड ये बना सकता है। ठीक है, टेट्रावैलेंट है, इसका मतलब कार्बन क्या कर सकता है? कि कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ये 4 बॉन्ड बनाने के सक्षम है। ओके, यदि किसी कार्बन कंपाउंड के अंतर्गत कार्बन की चारों वैलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी है, 1 2 3 और 4, अगर चारों की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा ऑक्यूपाई हो, अगर चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा ऑक्यूपाई हो, यानी कि चारों की चारों वैलेंसी, चारों की चारों संयोजकताएं एकल बंध के द्वारा अगर बंधी हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम किस नाम से जानते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे पूछ लिया जाए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, देखो सबसे पहला कंपाउंड कौन सा है? CH4। CH4 का मतलब क्या है? CH4 का मतलब है मीथेन। कार्बन के चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा ऑक्यूपाई है। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही अगर हम बात करें, तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर भी क्या है? यहां पर दूसरा कंपाउंड आ जाएगा जिसमें कार्बन के 2 मॉलिक्यूल। और इस कंपाउंड को हम किस नाम से जानते हैं? तो बेटा इस कंपाउंड को हम जानते हैं इथेन के नाम से। ठीक है, इस कंपाउंड को हम जानते हैं इथेन के नाम से। कार्बन की जहां चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा ऑक्यूपाई होती है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और यही क्या कहलाते हैं? एल्केन्स कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और एल्केन्स का दूसरा नाम क्या है?
एल्केन्स को और किस नाम से हम जानते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, एल्केन्स को और किस नाम से जाना जाता है? दूसरा, अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें, ठीक है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जहां पर कार्बन की वैलेंसी या तो डबल बंध के द्वारा ऑक्यूपाई हो, जहां पर डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो कार्बन की जो दो वैलेंसी है, इसको कौन ऑक्यूपाई करेगा? ये तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही ऑक्यूपाई होगी। यानी कि कौन सा कंपाउंड है? C2H4। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इथेन। तो ये कैसा कंपाउंड है आपका? इथीन। इथीन इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये आपका एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दूसरा, वही अगर हम बात करें जहां पर कार्बन की वैलेंसी या तो डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्यूपाई है या फिर किसके द्वारा? ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ऑक्यूपाई है। और जहां पर कार्बन की वैलेंसी ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ऑक्यूपाई, एक एक वैलेंसी खाली बची, उसको हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर लेगा। यानी कि कंपाउंड कौन सा बन गया? इथाइन बन गया। बात किसकी कर रहे हैं? C2H2 की बात कर रहे हैं। कंपाउंड कौन सा बन गया? इथाइन बन गया। तो भाई इथाइन एंड इथीन इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन की वैलेंसी या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ऑक्यूपाई है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंपाउंड कौन सा है? मीथेन या फिर इथेन। मीथेन इथेन में कार्बन के चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा ऑक्यूपाई है। जहां पर कार्बन के चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा ऑक्यूपाई हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जानते हैं। और सिमिलर कंडीशन किसमें होगी? सिमिलर कंडीशन होगी आपके सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट में, जहां पर कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा ऑक्यूपाई हो। यानी कि कार्बन की जो चारों वैलेंसी है, ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा ऑक्यूपाई हो। यानी कि आप कह सकते हो ऑल द फोर ऑल द फोर वैलेंसीज और all the four valencies of carbon is occupied by single bond, is occupied by single bond। यदि कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध के द्वारा बंधी हुई हो, ठीक है, जहां पर एकल बंध चारों संयोजकताएं, आप सीधा कह सकते हो कार्बन की चारों संयोजकताएं, चारों संयोजकता संयोजकताएं एकल बंध के द्वारा, एकल बंध के द्वारा, एकल बंध के द्वारा बंधी हो, एकल बंध के द्वारा बंधी हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका सैचुरेटेड फैट या फिर संतृप्त वसा। दूसरा अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैट, सेकेंड वन दैट विल बी द अनसैचुरेटेड फैट। इज इट ओके? बताइएगा। रणवीर, एक मंथ के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, विद इन 1 मंथ, ठीक है? चलिए बेटा, राइबोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है ये आपको केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे, वो आपको केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे, ठीक है? चलिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है जहां पर ऑल द फोर वैलेंसेस, ठीक है, ऑल द, या फिर सीधा आप कह सकते हो वैलेंसीज, वैलेंसीज ऑफ कार्बन is occupied, is occupied is occupied by डबल और ट्रिपल बॉन्ड, बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि जहां पर कार्बन की संयोजकता द्वि और त्रिबंध के द्वारा संयोजित हो, जहां पर कार्बन की वैलेंसी के अंतर्गत या तो आपको द्विबंध दिखाई दे, द्विबंध डबल बॉन्ड, या फिर अगर हम बात करते हैं आपको त्रियक बंध दिखाई दे, ठीक है, त्रियक बंध अगर आपको दिखाई दे,
ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या फिर अनसैचुरेटेड फैट आपके कहलाएंगे। ठीक है, चलिए देखो, ये तो हो गई बिल्कुल जनरल बात कि सैचुरेटेड फैट हम किसे कहते हैं और अनसैचुरेटेड फैट हम किसे कहते हैं। अगर हम सैचुरेटेड फैट की बात करें, ये इनके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, और जो अनसैचुरेटेड है उनके बीच में कैसे है? आपके डबल बॉन्ड है। ये एक सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन या फिर आप कह सकते हो एक बेसिक सा डिफरेंस इनके बीच में हो गया। अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स को, अगर प्रॉपरली डिफाइन किया जाए, इनके बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है उसको देखते हुए चलते हैं। आपको पता है, जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, फाउंड इन सॉलिड स्टेट। ये अगर कभी भी आप इनको रूम टेम्परेचर पर देखोगे, अगर आप इनको सामान्य तापमान पर उठाते हो, तो दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। So they are found in solid state. They are found in solid state at room temperature. अगर आप कभी भी रूम टेम्परेचर पर देखोगे, तो रूम टेम्परेचर पर सामान्य तापमान पर ये आपको किस अवस्था में दिखाई देंगे? तो सामान्य तापमान पर ये आपको ठोस अवस्था में मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तब इनको रूम टेम्परेचर पर आप लेते हैं, तो रूम टेम्परेचर पर ये आपको किस स्टेट में मिलेंगे? ये आपको हमेशा लिक्विड स्टेट में प्राप्त होते हैं। ये आपको मिलेंगे द्रव के रूप में, ये आपको द्रव की अवस्था में प्राप्त होंगे। ठीक है, ये आपको द्रव की अवस्था में प्राप्त होंगे। तब कभी भी आप इनको सामान्य तापमान पर देखेंगे या फिर आप इनको रूम टेम्परेचर पर देखोगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपने डालडा देखा है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें डालडा, तो जो डालडा घी होता है, ये रूम टेम्परेचर पर आपको सॉलिड अवस्था में प्राप्त होता है। और जो वनस्पति ऑयल होता है, वनस्पति ऑयल आपने देखा होगा, अगर हम वनस्पति ऑयल की बात करें, वनस्पति ऑयल, या फिर इवन अगर हम देसी घी की बात करते हैं, जो देसी घी होता है, देसी घी को भी आप सामान्य तापमान पर रूम टेम्परेचर पर देखोगे, तो वो आपको लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है, ना कि वो आपको सॉलिड स्टेट में दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जितने भी सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, इनको आप बहुत आसानी से फैटी एसिड में नहीं तोड़ सकते हैं। दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। तो जो सैचुरेटेड फैट होते हैं, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एट नॉर्मल कंडीशन या फिर एट नॉर्मल स्टेट, एट नॉर्मल स्टेट। यानी कि आमतौर पर आप इसको वसीय अम्ल में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, अगर देखा जाए, आमतौर पर वसीय अम्ल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। आमतौर पर इनको वसीय अम्ल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इनको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, दे कैन बी कन्वर्टेड। ठीक है, दे कैन बी इजीली, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कैन बी दे कैन दे कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। अब एक चीज बताओ, हमारे शरीर को एनर्जी किस चीज से चाहिए? फैटी एसिड से चाहिए कि नहीं चाहिए? ओके, तो इनको किसमें? वसीय अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। वसीय अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इनको वसीय अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है।
तो यदि इनको वसीय अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, तो हमारे लिए कौन अच्छा है? देखो, हमारे शरीर को तब एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी को तब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। उसको कोई मतलब नहीं है आपने कितना कार्बोहाइड्रेट खाया है, उसको क्या चाहिए? उसको ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेगी? ग्लूकोज को भी फाइनली एटीपी में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, उसको नहीं मतलब है आपने कितना फैट खाया है, आपने वसा खाया, सैचुरेटेड खाया, अनसैचुरेटेड खाया है, कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ किससे मतलब है? उसको मतलब है फैटी एसिड से। उसको फैटी एसिड चाहिए, उसको वसीय अम्ल चाहिए, उसको कोई लेना देना नहीं है आप फैट खा रहे हो नहीं खा रहे हो, मत खाओ, उसको सिर्फ फैटी एसिड चाहिए। उसको सिर्फ क्या चाहिए? अम्ल, वसीय अम्ल चाहिए। सिमिलरली आप कितना भी प्रोटीन खाते रहो, हमारे शरीर को कोई मतलब नहीं है उस प्रोटीन से। हमारे शरीर को क्या चाहिए? हमारे शरीर को अमीनो एसिड चाहिए। हमारे शरीर को क्या चाहिए? अमीनो अम्ल चाहिए। इसी को वो एडीपी में तोड़ेगा और एडीपी से फाइनली किस में कन्वर्ट कर लेगा? एटीपी में कन्वर्ट कर लेगा। और इन सबको वो फाइनली हमारा शरीर किस में कन्वर्ट कर लेता है? इन सारी ही चीजों को फाइनली वो एटीपी में कन्वर्ट कर लेता है और अपने लिए एनर्जी बना लेता है। ठीक है, ये प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर होता है। उसको क्या मतलब आप सैचुरेटेड खा रहे हो या फिर अनसैचुरेटेड खा रहे हो? तो हमारे शरीर को क्या चाहिए? हमारे शरीर को चाहिए भाई फैटी एसिड। और आप कह रहे हो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड फैट है, ये ऐसे फैट है, ये ऐसे वसा है कि जिसको आप इजीली फैटी एसिड में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। अगर आप इसको इजीली फैटी एसिड में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते तो ये क्या हमारे काम के हैं? ये हमारे किसी काम के नहीं है। अगर आप इसको फैटी एसिड में नहीं तोड़ सकते तो ये हमारे लिए किसी भी काम के नहीं है। तो इसीलिए जो सैचुरेटेड फैट होते हैं इनको जाना जाता है बैड फैट के नाम से। इनको नाम दिया जाता है बैड फैट कहा जाता है, या फिर इसी को नाम दिया जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल। इसी को क्या कहा जाता है? बैड कोलेस्ट्रॉल है। और ये वही कोलेस्ट्रॉल होता है जो धीरे 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 हमारी बॉडी के अंदर जमना शुरू कर देता है। ये हमारी बॉडी के अंदर धीरे 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 इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे जाकर के ये स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो इसी को ही बैड फैट कहा जाता है, इसी को ही बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, या फिर इसी को ही हम किस नाम से जानते हैं? इसी को ही हम एक और नाम देते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं स्टोर्ड कोलेस्ट्रॉल। स्टोर्ड कोलेस्ट्रॉल। तो यही वही कोलेस्ट्रॉल है जो कि हमारी बॉडी के अंतर्गत हृदय संबंधी रोगों को पैदा करता है। तो ये क्या करता है? हमारे शरीर के अंतर्गत हृदय संबंधी रोगों को पैदा करता है। तो यदि ये हमारे शरीर के अंतर्गत हृदय संबंधी रोगों को पैदा करेगा तो हमारे लिए तो भाई ये खतरनाक है, हमारे लिए जानलेवा है। हम इसको नहीं खा सकते हैं। ठीक है, हम इसको नहीं खा सकते। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। दुष्यंत, फर्स्ट क्लास देखा करो यार, तुम लोग ऐसे बीच में आके क्लास में ये मत पूछा करो। फर्स्ट क्लास में मैं सारी चीजें बताती हूँ, कौन से टॉपिक से क्या आता है और किस टॉपिक से क्या नहीं आता है। ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर अजय जी, मैंने आपको बताया था तब हमने प्रोटीन पढ़ा था, बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, मसल्स की ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, बहुत पहले ही आपको बता चुके हैं। ध्यान से नोट्स बनाया करो, ठीक है, ध्यान से पढ़ा करो। प्रोटीन को हमने सबसे पहले ही कहा था कि भाई प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस जो हमारी मसल्स के रिकवरी के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, अब देखो, जो अनसैचुरेटेड फैट है ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। अनसैचुरेटेड फैट जो है ये इसी का बिल्कुल अपोजिट है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको देखो, ये इसको आप इजीली फैटी एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप इसको इजीली फैटी एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको जाना जाता है गुड फैट के नाम से। इसको गुड फैट कहा जाता है, या फिर इसी को किसका नाम दिया जाता है? इसी को कहा जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल। और गुड कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ हमारी बॉडी जिस कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट कर लेती है उसको हम रनिंग कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। यानी कि जितना फैट आपने खाया उसको कंज्यूम कर लिया आपकी बॉडी ने, उसको फैटी एसिड में तोड़ दिया और उसको यूज में ले लिया। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं रनिंग कोलेस्ट्रॉल के नाम से। इसको क्या कहा जाता है? रनिंग कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो ये कौन सा है? ये आपका जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, स्टोर्ड कोलेस्ट्रॉल है जो हमारी बॉडी में जमता चला जाता है।
ठीक है। और ये जो अनसैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल है या फिर जो अनसैचुरेटेड फैट है, ये कहाँ पर स्टोर होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे स्टोरेज पूछ लिया जाए, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, स्टोरेज ऑफ अ फैट्स, अब वो सैचुरेटेड हो या फिर अनसैचुरेटेड हो। तो वसा का संग्रह कहाँ पर होता है? तो ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताया था कि जो वसा का संग्रह है हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले कहाँ पर होता है? हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली एडिपोज टिश्यू के अंदर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम वसा ऊतक के नाम से जानते हैं, एडिपोज टिश्यू। दूसरा कहाँ पर होता है? सेकंड ये होता है हमारे लिवर के अंदर, हमारे यकृत के अंदर। लिवर के अलावा तीसरा कहाँ पर होता है? तीसरा होता है हमारी बोन्स के अंतर्गत, हमारी हड्डियों के अंतर्गत। ठीक है, हमारी हड्डियों में भी फैट स्टोर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए बोन डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, इसके बाद बोन्स के अलावा अगर हम बात करते हैं, इवन हमारी मसल्स के अंदर भी होता है, हमारी मांसपेशियों के अंतर्गत भी होता है। और मसल्स में ही क्या है? मसल्स में ही एडिपोज टिश्यू भी एक मसल्स का ही पार्ट होती है। ठीक है, चलो तो ध्यान रखिएगा, आपको सबसे ज्यादा एडिपोज टिश्यू, लिवर, बोन या फिर अगर हम मसल्स की बात करते हैं। ओके, तो अब ये तब स्टोर होना शुरू हो जाएगा, अब ये हमारे शरीर के अंदर स्टोर होना शुरू हो गया है, ये बैड फैट है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसके जमने के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंतर्गत ना एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम एचडीपी के नाम से जानते हैं, एच डी एल के नाम से जिसको हम जानते हैं। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एच डी एल पी? तो इसको हम जानते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के नाम से, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के नाम से इसको जाना जाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हम इसको कहते हैं। ठीक है, इस जिसके अंतर्गत लिपोप्रोटीन की डेंसिटी ज्यादा होती है, यानी कि फैट प्लस प्रोटीन दोनों से मिलकर के ये बने हुए होते हैं। ठीक है, लिपोप्रोटीन का मतलब क्या है? कि ये वसा प्लस प्रोटीन दोनों से मिलकर के बने होते हैं, जिसके अंतर्गत वसा की डेंसिटी ज्यादा होती है, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस ये होते हैं। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं तो ये जो एचडीएल है, ये एचडीएल क्या करेगा? देखो, दो तरीके के हमारी बॉडी के अंतर्गत सब्सटेंसेस आपको मिलेंगे, वन इज एचडीएल एंड अनदर वन दैट इज द एलडीएल। पहले इसके कंसेप्ट को समझिएगा, उसके बाद बताते हैं। एलडीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दूसरे जो आपको पाएंगे, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आपको देखने को मिलेंगे, ये भी किस चीज से मिलकर के बने हुए हैं? ये भी आपके वसा प्लस प्रोटीन से मिलकर के बने हुए हैं, वसा प्लस प्रोटीन से मिलकर के बने हुए हैं। एचडीएल में क्या है? एचडीएल के अंदर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जिसके अंदर प्रोटीन की डेंसिटी ज्यादा होती है। एचडीएल में हमेशा किसकी? प्रोटीन की डेंसिटी कम और फैट की डेंसिटी, सॉरी, फैट की डेंसिटी कम और प्रोटीन की डेंसिटी ज्यादा होती है। जो एलडीएल होते हैं, इसके अंदर फैट की डेंसिटी, यहाँ पर प्रोटीन की डेंसिटी कम और फैट की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। और हमारी बॉडी के लिए कौन से अच्छे होते हैं? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के अंदर प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है, तो अगर इसके अंदर प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है, तो इसको बहुत आसानी से एडीपी में तोड़ लिया जाता है, और एडीपी से इसको फाइनली किसमें? एटीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। एडीपी से इसको एटीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। बट जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड। ये क्या करेंगे? ये वापस से हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएंगे, इनका संग्रह होना शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, इनके अंदर कौन सा केमिकल सब्सटेंस आपको देखने को मिलेगा? तो इनके अंतर्गत आपको एलडीएल देखने को मिलता है, जिसको हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। और जो आपके अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत आपको एचडीएल देखने को मिलता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे हृदय के लिए सबसे स्वस्थ खाद्य योग्य पदार्थ कौन सा है? या फिर इस खाद्य तेल आपसे पूछ लिया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, फिर आप इसको समझोगे बहुत बढ़िया तरीके से।
आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और क्वेश्चन क्या पूछता है, दैट विच इज द मोस्ट हेल्दी ईडेबल ऑयल फॉर द ह्यूमन हार्ट। मोस्ट मोस्ट हेल्दी, आप सीधा आंसर करेंगे मोस्ट हेल्दी ईडेबल 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 मोस्ट हेल्दी ईडेबल ऑयल फॉर ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय के लिए सबसे स्वस्थ खाद्य तेल, मानव हृदय के लिए स्वस्थ खाद्य तेल कौन सा है? ठीक है, चौधरी एटीपी जानने के लिए आप क्लास देखिएगा दूसरी। बेटा एटीपी की फुल फॉर्म जानने के लिए, एटीपी के बारे में जानने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट की क्लास देखनी पड़ेगी। बीच में से क्लासेस लोगे तो ऐसे मजा नहीं आएगा। सारी क्लासेस के सीक्वेंस बनाओ और देखते हुए चलो। आपसे पूछा जाए मानव हृदय के लिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव हृदय के लिए। तो मानव हृदय के लिए सबसे स्वस्थ, सबसे स्वस्थ, सबसे स्वस्थ खाद्य, सबसे स्वस्थ खाद्य तेल कौन सा होता है? खाद्य तेल। तो ये आपसे पूछ लिया जाए तो मानव हृदय के लिए आपको ऑप्शन में एक ऑप्शन देता है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, यानी कि सरसों का तेल। और सरसों का तेल ऑप्शन में होगा, जैसे आपको दे देगा ना, सोयाबीन ऑयल दे दिया, या फिर एक दूसरा होता है आपका ऑलिव ऑयल। सेकेंड वन दैट इज ऑलिव ऑयल, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं जैतून का तेल। इसको हम किसका नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। बताओ कौन सा सबसे अच्छा होता है, सरसों का तेल या फिर ऑलिव ऑयल? तो देखो, जो सरसों का तेल होता है इसके अंदर एलडीएल होता है, और ऑलिव ऑयल जो होता है इसके अंदर एचडीएल होता है। एचडीएल सबसे पहले तो हमारी बॉडी में कभी स्टोर नहीं होते हैं। जो एचडीएल है ये कभी भी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होगा, ये रनिंग कोलेस्ट्रॉल है। एक तो रनिंग कोलेस्ट्रॉल है, साथ साथ ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर एलडीएल को भी नहीं जमने देगा, एलडीएल को भी अपने साथ रिमूव करके ले जाता है। तो हमारे शरीर के लिए सबसे स्वस्थ, हमारे हृदय के लिए कभी भी आपसे सबसे स्वस्थ खाद्य योग्य तेल पूछा जाए तो ये ऑलिव ऑयल होगा, मस्टर्ड ऑयल नहीं होगा। ठीक है, हालांकि मस्टर्ड ऑयल अगर आप खाओ, जितना खाओ उतना कंज्यूम कर लो तो बहुत अच्छा होता है, बट ऑलिव ऑयल से बेटर हमारे लिए कौन है? ऑलिव, हमारे लिए मस्टर्ड ऑयल से बेटर कौन है? ऑलिव ऑयल। तो आपको आंसर लगाना है जैतून तेल। सोयाबीन ऑयल हो, फिश लिवर ऑयल हो, कोई भी आपको दे रखा हो, तो आप यहां से समझ जाइएगा आंसर क्या होगा आपका। आंसर होगा ऑलिव ऑयल। ठीक है, देखो हमारे लिए कौन से अच्छे हैं? हमारे लिए अब ये बताओ, सैचुरेटेड फैट अच्छे होंगे या फिर अनसैचुरेटेड फैट अच्छे होंगे? इसका एग्जाम्पल सुनो। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे, देखो जैसे एग्जाम्पल आपने देखा है ना, डालडा घी या फिर वनस्पति ऑयल। ठीक है, इसी में जैसे एग्जाम्पल में डालडा घी है, डालडा घी के अलावा इसी का एग्जाम्पल में आपको आ जाए वनस्पति घी, डालडा घी है या फिर अगर हम बात करते हैं वनस्पति घी, ठीक है, वनस्पति घी, वहां पर देसी घी या फिर वनस्पति ऑयल। तो बताओ इनमें से आपके लिए सबसे स्वस्थ कौन सा है? विच इज द हेल्दीएस्ट? ये तेल बहुत महंगे हैं मैम, स्वस्थ नहीं। अच्छा ये बहुत महंगे हैं, ओके। इनके महंगे होने का राज इसीलिए है क्योंकि ये महंगे अंगों के लिए है, ये महंगे अंगों के लिए जरूरी है। ठीक है, तो दिल इतना नाजुक नहीं है भाई, दिल बहुत महंगा अंग है हमारे शरीर का, एक छल्ला भी लाखों में पड़ता है। ठीक है, तो दिल में एक छल्ला तब पड़ने की नौबत आती है ना। एचडीएल क्या है चौधरी? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। चौधरी जी इट इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अनसैचुरेटेड। बिल्कुल सही बात है हिमांशु, असीम, वेल डन। तो हमारे शरीर के लिए जो सबसे स्वस्थ है, सबसे स्वस्थ हमारे शरीर के लिए है, सिंपली अगर हम बात करें, हमारे शरीर के लिए जो सबसे स्वस्थ होगा दैट विल बी
हाँ जी, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट ही करा रही हूँ दुष्यंत, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। सीजीएल के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। सीजीएल दो, आप दिल्ली पुलिस दो, आप यूपी पुलिस दो, एक्स वाई जेड कोई भी पेपर आपको देना हो, हर एक पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वनस्पति ऑयल एंड देसी घी, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे शरीर के लिए हेल्दी कौन से हैं? अनसैचुरेटेड। अब एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, और आप कंफ्यूज्ड मत होइएगा, मैं कंफ्यूज करने जा रही हूँ आपको, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, तब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन में स्वस्थ कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन में हमारे लिए जो हेल्दी होते हैं वो कौन से होते हैं? सैचुरेटेड हेल्दी होते हैं। अनसैचुरेटेड जो है हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी है। आप कोई भी एग्जाम देना, कोई एग्जाम आपसे छूटेगा नहीं, आप यूपीएससी प्री दे लेना, आप यूपीएससी प्री दे आना, छोड़ो यार एमटीएस से लेके यूपीएससी प्री दे आना। बायो तो बायो है, सेम है यार, कार्बोहाइड्रेट ना तो सीजीएल में बदलनी, ना सीएचएसएल में बदलनी, ना दिल्ली पुलिस में बदलनी, ना उत्तर प्रदेश में बदलनी, किसी में नहीं बदलनी, तो क्यों घबराते हो? सेम चीजें हैं। किसी का दिल धड़कना बंद हो जाएगा क्या? दिल्ली वालों का ज्यादा धड़कता है, यूपी वालों का बंद हो जाएगा धड़कना। सीजीएल वालों का थोड़ा ज्यादा धड़कता है, सीपीओ वालों का थोड़ा सा कम धड़कता है ना? अभी सीजीएल की रैंक बढ़नी शुरू हो गई है, ऐसा तो कुछ नहीं होने का, सब सेम है। ठीक है, चलिए। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कौन से हेल्दी है? सैचुरेटेड। बट जहां बात फैट किया जाए, जहां बात वसा किया जाए, तो हमारे शरीर के लिए वसा कौन सा हेल्दी है? अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए स्वस्थ होते हैं। और ये कैसे हैं हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी? दीज आर द अनहेल्दी। ये कैसे हैं? ये अस्वस्थ हैं, यानी कि अगर हम बात करें ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। दीज आर अनहेल्दी फॉर आवर बॉडी, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। मैम आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है? मम्मी की तबीयत ठीक है सुमित, अब तो सुमित कुमार जी, अब तो धीरे धीरे उनकी रिकवरी है, ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, तो अब तो धीरे धीरे रिकवरी होगी, टाइम लगेगा, 1.5-2 महीने का आराम से टाइम लगेगा, क्योंकि ब्रेन एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें नई सेल कभी नहीं बनती। आप लोगों को बताया था कि ब्रेन एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें कोई सेल अगर कभी डैमेज हो जाए तो वो नई सेल कभी बनती नहीं है। तो जो ब्रेन है हमारा, उनका ब्रेन का भी ऑपरेशन हुआ है, यहाँ से पूरा ब्रेन, यहाँ से पीछे वाला पार्ट, मतलब यहाँ से लेकर के पूरा, यहाँ से 12 टाके आए हैं उनके पूरे सर में, पूरा सर एक यहाँ से ऐसे खुला है उनका, तो बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है मम्मी का। बस आप लोगों की दुआएं हैं, ऊपर वाले की कृपा है, ब- जान बच गई है मम्मी की बस। तो धीरे धीरे रिकवर करेंगी, कोई दिक्कत नहीं, वो बिल्कुल फिट है, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, देन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त वसा की अगर हम बात करें, चलो, तो इतना आपको समझ आया? डन। तो ये बात हो गई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट की। एक क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाता है, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा हाइड्रोजनेशन, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, और कंसेप्ट क्या पढ़ा होगा? हाइड्रोजनेशन। पढ़ा है कि नहीं? सभी ने पढ़ा होगा हाइड्रोजनेशन। कितने लोगों ने नहीं पढ़ा हाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोनीकरण। हाइड्रोनीकरण। अब इस हाइड्रोनीकरण के अंतर्गत होता क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करते हैं। ये क्या है? अगर सीधा सीधा मैं बात करूं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करना, में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। ठीक है, बताइए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजनेशन कहलाती है। डन। तो बेटा मस्टर्ड ऑयल को, अनिरप, ये उनके लिए हेल्दी है जो कमर तोड़ मेहनत करते हैं, जो खा के सिर्फ लेट जाए बेड पे, उनके लिए हेल्दी नहीं है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन,
conversion of unsaturated hydrocarbons into saturated hydrocarbons into saturated hydrocarbons. The process of conversion of unsaturated hydrocarbons into saturated hydrocarbons. ठीक है भाई। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है? देखो, हमने क्या बात करी? अनसैचुरेटेड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? असंतृप्त को। असंतृप्त को परिवर्तित किया जाता है किसके अंदर? इसको सैचुरेटेड में, यानी कि संतृप्त में। इस प्रक्रिया के अंदर ना दो प्रोसेस होते हैं, दो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने के लिए एक गैस का एडिशन होता है, ठीक है। और बेटा किस गैस का एडिशन यहां पर किया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस गैस का एडिशन होता है, तो हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोनीकरण, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर देयर इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। किस गैस का एडिशन होगा? हाइड्रोजन गैस का। और किसके प्रेजेंस में? तो यहां पर एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में। कैटलिस्ट या फिर एक उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक कौन सा है? निकेल। निकेल नाम का एक कैटलिस्ट है। इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस का एडिशन किया जाता है। एग्जाम्पल कैसे? ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बेटा हिंदी में हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल नहीं है और ना ही मिलेंगे। हिंदी में ना तो हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है और ना ही मिलेंगे, ठीक है। आ जाओ, अब देखो इसमें यहां पर प्रोसेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लो, आपने एक एग्जाम्पल लिया इथीन। इथीन का फॉर्मूला C2H4। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और दो दो वैलेंसी यहाँ पे किसके द्वारा ऑक्यूपाइड है? हाइड्रोजन के द्वारा ऑक्यूपाइड है, ठीक है। अब इस इथीन के अंदर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है? तो आप देख रहे हो यहाँ पर 1 2 3 4 हाइड्रोजन कितनी है? 4 हाइड्रोजन है। अब करना क्या है? हमें डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए देयर विल बी द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहां पर एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ऐड करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। और आपने जैसे ही हाइड्रोजन को ऐड किया तो कार्बन का बॉन्ड टूट गया। दो हाइड्रोजन इनके पास अपनी थी, एक इनके बीच का डबल बॉन्ड टूट गया, यानी कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। जैसे पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे कि नहीं? हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन ऐड हुई है, इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल का एडिशन यहाँ पर हुआ है। और ये किसकी प्रेजेंस में हुआ है? ये निकेल नाम के कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हुआ है। सो दिस इज व्हाट द प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है? ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस है? तो बेटा ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। ये प्रोसेस कौन सा है? आपका हाइड्रोनीकरण। जिस हाइड्रोनीकरण के अंतर्गत होता क्या है कि यहाँ पर आप देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का एडिशन है और किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में है? दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ठीक है, क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, आपसे सीधा पूछ लेता है हाइड्रोनीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत किस गैस का एडिशन होता है? तो हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है? निकेल नाम के कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला एक और एग्जांपल देख लो। देखो जैसे ये इथीन हुआ, एक और एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल देखो इसका इथाइन। और इथाइन को हम किस नाम से? एसिटाइलिन के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉन एज एसिटाइलिन। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और एक एक सिंगल क्या आ जाएंगे? यहाँ पर हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना है।
इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक एक हाइड्रोजन थी। तो अब यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन है? यहाँ पर हाइड्रोजन है कुल मिलाकर के 2, और यहाँ पर अब इनकी एक एक वैलेंसी, दो दो वैलेंसी खाली हो गई दोनों की। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी हो गई? 6। यानी कि कुल मिलाकर के 4 हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल गैस का एडिशन और 21 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हुआ है, निकेल नाम की कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हुआ है। तो हमने क्या किया? इथाइन को, एसिटाइलिन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? इथेन में कन्वर्ट कर दिया है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम हाइड्रोनीकरण कहते हैं। ठीक है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम ये जो हाइड्रोजनेशन है या फिर ये जो हाइड्रोनीकरण है, ये क्यों पढ़ना है? हाइड्रोजनेशन या फिर हाइड्रोनीकरण की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोनीकरण, देन अब देखो इसमें हाइड्रोनीकरण की प्रक्रिया में होगा क्या, हाइड्रोजनेशन में होगा क्या? देखो, हाइड्रोनीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत एक चीज को देखना है यहाँ पर, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी प्रोसेस को, ये पढ़ा क्यों हमने? इसी प्रोसेस को तब हम फैट्स के टर्म में बात करते हैं, तब हम वसा के टर्म्स में बात करें, तो इसी प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन का नाम देते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। या फिर इसी प्रोसेस को हम किस नाम से? वसीयकरण के नाम से जानते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वसीकरण, है ना, सास बहू वाला वसीकरण। इसी प्रक्रिया को हम वसीयकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? तो इमल्सिफिकेशन का मतलब है द कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट, conversion of unsaturated fat into saturated fat, unsaturated fat into saturated fat। यानी कि अगर हम बात करें असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में परिवर्तित करना, असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में परिवर्तित करना, संतृप्त वसा में परिवर्तित करना की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। ठीक है। अब देखो, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम एक चीज बताओ, जो अनसैचुरेटेड है ये हमारे लिए हेल्दी है कि नहीं? कि मैम अनसैचुरेटेड जो है ये हमारे लिए हेल्दी है, और सैचुरेटेड को आप बता रहे हो कि ये हमारे लिए अनहेल्दी है। अगर अनसैचुरेटेड हमारे लिए अनहेल्दी है और सैचुरेटेड हमारे लिए हेल्दी है, तो अनसैचुरेटेड हमारे लिए हेल्दी है और सैचुरेटेड हमारे लिए अनहेल्दी है, तो फिर हम ये इमल्सिफिकेशन करते क्यों हैं? तो ये इमल्सिफिकेशन हमारे लिए कहाँ, ये दवाइयां बनाने के लिए यूज में होता है, इसको यूज में लिया जाता है। इंडस्ट्रियल लेवल पर दवाइयां बनाई जाती है, ड्रग्स बनाई जाती है, मेडिसिन बनाई जाती हैं, वहां पर इमल्सिफिकेशन प्रोसेस को यूज में लिया जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन बनाने के लिए, साबुन किससे बनाया जाता है? सपोनिफिकेशन, है ना, साबुन बनाने की प्रक्रिया सपोनिफिकेशन होती है, जिसके अंदर किसको यूज में लिया जाता है? सैचुरेटेड फैट को, जिसके अंतर्गत सैचुरेटेड फैट को लिया जाता है, यानी कि संतृप्त वसा, और वो भी किसको? जैसे ग्लिसरील को। ठीक है, ग्लिसरील, अगर हम बात करते हैं ग्लिसरील को यूज में लिया जाता है, ग्लिसरील को यूज में लिया जाता है। ग्लिसरील से क्या बनाई जाती है? या फिर फैटी एसिड से, फैटी, देखो फैटी एसिड या फिर ग्लिसरील। सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट को किसमें, सैचुरेटेड फैट या फिर फैटी एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, वसीय अम्ल का, या फिर वसीय अम्ल के अलावा हम बात करें किसका इस्तेमाल किया जाता है? ग्लिसरील का इस्तेमाल किया जाता है, ग्लिसरील का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? इज इट एनी इशू? सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्ट्स। आपके यहाँ से ट्रांस फैट्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको
यहाँ पर ना एक और उपकंसेप्ट आता है ट्रांसफैट। तो ट्रांसफैट वगैरह आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर में ट्रांसफैट वगैरह पूछे जाते हैं। वैसे जनरली आपसे ट्रांसफैट नहीं पूछेगा। बिट समझ आया कि नहीं? चलिए बताइएगा। मैम नोट्स कैसे बनाए? वरुण, वरुण जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे नोट्स बनाते हुए चलो। जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं क्लास में वैसे वैसे आप नोट्स बनाते हुए चलो। ठीक है भाई। शोभित शर्मा जी, हाँ जी बताइएगा। इसमें क्वेश्चन बनेगा सीधा आपसे, इमल्सिफिकेशन में किस गैस का एडिशन होता है? ठीक है, सुधा तोमर कह रही है टुडेज कंफ्यूजिंग क्लास। सुधा बेटा आज की क्लास कंफ्यूजिंग नहीं है, आज की क्लास में कुल मिलाकर के बायो से ज्यादा केमिस्ट्री है। आज की क्लास में 70 to 80% केमिस्ट्री है। इसका मतलब आपका केमिस्ट्री का बेसिक क्लियर नहीं है। इस टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, बट इस टॉपिक को, इसका मतलब आपने नहीं पढ़ा है, इस टॉपिक को आपने नहीं देखा, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। चलो एक बार फिर से पढ़िएगा। ठीक है बेटा, वसीय अम्ल के बाद है ग्लिसरील। ग्लिसरील। ठीक है अनिल, हाँ जी, न्यूट्रिशन वन क्लास को मैं दोबारा रिकॉर्ड कर देती हूँ, दोबारा रिकॉर्ड करके डलवा देते हैं। ओके, चलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। ये थी आज की कहानी। मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट क्लास में फिर से। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। कल हम लोग विटामिन को डिस्कस करेंगे। बट वसी अम्ल के बाद सोनिया जी लिखा हुआ है ग्लिसरील, 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 ग्लिसरील। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल आगे पीछे करके पूछती हूँ तो समझ नहीं आता है। कोई नहीं, एक बार फिर से क्लास देखो, आज की क्लास को समझ आ जाएगी। एक बार फिर से रिपीट करके देखना, क्लास एंड होने के बाद समझ आ जाएगा। एलडीएल का कोई काम नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, इमल्सिफिकेशन में सेम प्रोसेस होगा अनिरब। सेम क्वेश्चन सेम है अनिबन। आपका जो हाइड्रोजनेशन है, इमल्सिफिकेशन में भी हाइड्रोजन गैस का एडिशन निकल की प्रेजेंस में। चलिए, देन थैंक यू सो मच। हिमांशु, फिर आपको समझ आया होगा बिल्कुल।